रात के मीठे ख्यालों और डायरी में दिल का हाल लिखने के बाद साची को एक गहरी और सुकून भरी नींद आई थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। हवा में ताजगी थी और उसके मन में एक नई उमंग। उसने घड़ी देखी, अभी सुबह के 6 ही बजे थे। आमतौर पर वो इतनी जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन आज उसका मन बिस्तर में रहने का नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना आज थोड़ी ताज़ी हवा ली जाए। साची ने अपना ट्रैक सूट पहना, हल्के गुलाबी रंग का, जो उसकी रंगत पर खिल रहा था। बालों को एक ऊंची पोनीटेल में बांधा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे बाग की तरफ चल दी। हवेली का बाग सुबह की ओस से भीगा हुआ था। घास पर चलते हुए ठंडक महसूस हो रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। साची गहरी सांसें लेते हुए टहल रही थी। चलते चलते वो बाग के उस हिस्से में पहुंची जहां एक ओपन जिम बना हुआ था, और वहां का नजारा देखकर साची के कदम अपने आप थम गए। सामने आर्यमन था। वो अपनी सुबह की कसरत में मग्न था, और आज आज उसने शर्ट नहीं पहनी थी। साची की सांसें हलक में अटक गईं। आर्यमन का गठीला, कसरत से तराशा हुआ बदन सुबह की धूप में किसी कांस्य प्रतिमा या ब्रॉन्ज स्टैचू जैसा चमक रहा था। उसके चौड़े कंधे, मजबूत बाहें और सिक्स पैक एब्स, हर एक मांसपेशी साफ उभर कर दिख रही थी। वो भारी डंबल उठा रहा था और हर बार जब वो जोर लगाता, उसकी नसें तन जाती थीं। पसीने की बूंदें उसके माथे से होकर उसकी छाती और पेट पर लुढ़क रही थी, जो सूरज की रोशनी में मोतियों जैसी चमक रही थी। साची का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो न हिल पा रही थी, न नजरें हिटा पा रही थी। उसका गला सूख गया। उसने आर्यमन को हमेशा सूट या कुर्ते में देखा था, लेकिन ये रूप तो किसी ग्रीक देवता जैसा था। वो बस अपलक उसे देखती रह गई, दुनिया जहान की सुध-बुध खोकर। तभी डंबल नीचे रखते हुए आर्यमन ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नज़र सीधी साची पर पड़ी, जो कुछ दूरी पर खड़ी उसे एकटक घूर रही थी। जैसे ही साची को एहसास हुआ कि आर्यमन ने उसे देख लिया है, उसे लगा जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झट से अपनी नजरें फेरी और आसपास के पेड़ों को देखने लगी। फिर अचानक ऐसे चलने लगी जैसे वो तो बस टहल रही थी और उसने आर्यमन को देखा ही ना हो। उसकी ये एक्टिंग इतनी खराब और मासूम थी कि कोई भी समझ जाए। आर्यमन के होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। उसने पसीना पोंछते हुए अपनी भारी आवाज में पुकारा, सांची। सांची ठिठक गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा, जैसे हैरान हो रही हो। जी? अरे, आप यहाँ? मैंने देखा नहीं। मैं तो बस मॉर्निंग वॉक कर रही थी, और कुछ नहीं। वो हकला रही थी। आर्यमन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सिर्फ मॉर्निंग वॉक से कुछ नहीं होगा सांची। शरीर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। उसने हाथ से इशारा किया, इधर आओ। सांची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां उनके पास, इस हालत में? उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो मना नहीं कर पाई। वो धीरे धीरे डरे हुए कदमों से उसके पास पहुंची। आर्यमन के शरीर से आ रही पसीने और मर्दानगी की महक ने उसे और भी मदहोश कर दिया। आर्यमन ने उसे गौर से देखा और कहा, खुद को देखो, कितनी कमजोर लग रही हो। थोड़ी जान लाओ शरीर में। साची को ये बात चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं इनको कमजोर लगती हूँ? अभी बताती हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और जोश में उस बड़े डंबल की तरफ बढ़ी जिसे आर्यमन अभी एक हाथ से उठा रहा था। साची ने दोनों हाथों से डंबल पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उठाने की कोशिश की। उसने जोर लगाया, लेकिन डंबल अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो जमीन में जैसे गड़ा हुआ था। साची ने दोबारा कोशिश की। चेहरा लाल हो गया, नसें तन गईं, लेकिन डंबल टस से मस नहीं हुआ। आर्यमन अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे मजे ले लेकर देख रहा था। साची सीधी खड़ी हो गई, अपनी सांसें दुरुस्त की और एक अजीब सी शर्मिंदा मुस्कान देते हुए बोली, वो ये वाला थोड़ा ज्यादा ही भारी लग रहा है, शायद जाम हो गया है। आर्यमन की हंसी छूटने ही वाली थी, पर उसने रोक ली। उसने एक छोटा हल्का डंबल लगभग 2 किलो वाला उठाया और साची की तरफ बढ़ाया। उसे छोड़ो बाहुबली, इससे शुरुआत करो। साची ने वो छोटा डंबल ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। वो बस उसे हवा में ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा घुमाने लगी, जैसे आरती उतार रही हो। आर्यमन ये देखकर हैरान रह गया। ये क्या कर रही हो? ऐसे तो हाथ में मोच आ जाएगी। वो अपनी जगह से बढ़ा और साची के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया।
सांची को अपने पीछे उसकी मौजूदगी, उसकी गर्मी महसूस हुई। उसका दिल गले में आ गया। आर्यमन ने अपने दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़ाए और सांची के नाजुक हाथों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जैसे ही उसकी त्वचा ने सांची की त्वचा को छुआ, सांची के पूरे शरीर में एक जोरदार करंट दौड़ गया। वो सिहर उठी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यमन का सीना सांची की पीठ के बेहद करीब था। जब वो बोल रहा था तो उसकी गर्म सांसें सांची के कान और गर्दन को छू रही थीं। ऐसे नहीं, आर्यमन ने उसके हाथों को गाइड करते हुए डंबल को सही पोजीशन में लाया। कलाई सीधी रखो और कोहनी को यहाँ लॉक करो। सांची का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे डंबल, एक्सरसाइज, बाग कुछ याद नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आर्यमन के उन हाथों पर था जो उसके हाथों को थामे हुए था। वो उसकी हर धड़कन को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। सांची का पोस्चर सही करने के लिए आर्यमन ने अपना एक हाथ उसके हाथों से हटाया और उसकी कमर पर रख दिया। उसकी बड़ी हथेली ने सांची की कमर को सीधा करने के लिए हल्का सा दबाव डाला। कमर सीधी, झुकना नहीं है। उस स्पर्श ने तो जैसे सांची की जान ही निकाल दी। उसकी सांसें बेतहाशा तेज हो गईं। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा। पसीना अब एक्सरसाइज से नहीं बल्कि घबराहट और एक अजीब सी कशिश से आ रहा था। वो बस कांप रही थी। आर्यमन ने महसूस किया कि सांची बहुत तेज सांसें ले रही है। उसे लगा कि वो थक गई है। वो पीछे हटा और सांची के सामने आकर खड़ा हो गया। सांची? सांची हाँप रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। आर्यमन ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, तुम इतने में ही थक गईं? सिर्फ 2 किलो का डंबल था। उसने सिर हिलाया। वाकई बहुत कमजोर हो गई हो। स्टैमिना बिल्कुल खत्म है। आज से रोज सुबह यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, समझी? सांची ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, बिना एक शब्द बोले। उसने मन ही मन राहत की एक बहुत गहरी सांस ली। हे भगवान, बच गई। इन्हें लगा मैं थक गई हूँ। अगर इन्हें पता चल जाता कि मेरी सांसें इनके छूने से फूल रही थी तो मैं तो शर्म से मर ही जाती। आर्यमन ने तौलिया उठाया। चलो अब अंदर चलते हैं, तैयार होना है। सांची ने डंबल रखा और उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में थी, उस स्पर्श की याद में खोई हुई। वर्कआउट सेशन के बाद सांची और आर्यमन अपने अपने कमरों में जाकर फ्रेश हो चुके थे। सांची ने आज एक हल्का लैवेंडर रंग का कुर्ता पहना था जो उसकी सादगी को और निखार रहा था। आर्यमन अपने सिग्नेचर चाकोल ग्रे सूट में हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रहा था। दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे। आज टेबल का नज़ारा कुछ अलग था। रोज़ के टोस्ट और कॉफ़ी के अलावा सांची की प्लेट के पास एक बड़ा बाउल फ्रूट सैलेड, उबले अंडे, स्प्राउट्स और एक ग्लास प्रोटीन शेक रखा था। सांची ने हैरान होकर उस भारी भरकम नाश्ते को देखा, फिर आर्यमन की तरफ। ये सब मेरे लिए? आर्यमन ने अपने जूस का घूंट भरते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ, मैंने शेफ को निर्देश दिए हैं। आज से तुम्हारा डाइट प्लान बदल रहा है। तुम्हें अपनी सेहत सुधारनी होगी। शरीर में जान होगी तभी तो डंबल उठेंगे। उसने आखिरी बात पर एक हल्की मुस्कान के साथ सांची को देखा। सांची का चेहरा फिर से लाल हो गया, सुबह वाली घटना याद करके। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। आर्यमन उसकी सेहत की, उसकी छोटी छोटी चीज़ों की इतनी परवाह कर रहा था। उसने चुपचाप लेकिन खुशी खुशी वो सब खाना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म करके वे कार में बैठे, गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। आर्यमन ने अपने टैबलेट से नजरें हटाईं और सांची की ओर मुड़ा। सांची, आज लंच के बाद तैयार रहना, तुम मेरे साथ चलोगी। सांची ने चौंक कर पूछा, चलूंगी? लेकिन कहाँ? और कॉलेज, मेरी क्लासेस? आर्यमन ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने कॉलेज प्रशासन से बात कर ली है। तुम्हारी हाफ डे लीव अप्रूव हो चुकी है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांची की आंखें फैल गईं। सांची ने हैरान होकर उस भारी भरकम नाश्ते को देखा, फिर आर्यमन की तरफ। ये सब मेरे लिए? आर्यमन ने अपने जूस का घूंट भरते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ, मैंने शेफ को निर्देश दिए हैं। आज से तुम्हारा डाइट प्लान बदल रहा है। तुम्हें अपनी सेहत सुधारनी होगी। शरीर में जान होगी तभी तो डंबल उठेंगे। उसने आखिरी बात पर एक हल्की मुस्कान के साथ सांची को देखा। सांची का चेहरा फिर से लाल हो गया, सुबह वाली घटना याद करके। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। आर्यमन उसकी सेहत की, उसकी छोटी छोटी चीजों की इतनी परवाह कर रहा था। उसने चुपचाप लेकिन खुशी खुशी वो सब खाना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म करके वे कार में बैठे, गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। आर्यमन ने अपने टैबलेट से नजरें हटाईं और सांची की ओर मुड़ा। सांची, आज लंच के बाद तैयार रहना, तुम मेरे साथ चलोगी।
सांची ने चौंक कर पूछा, चलूंगी? लेकिन कहाँ? और कॉलेज? मेरी क्लासेस? आर्यमन ने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने कॉलेज प्रशासन से बात कर ली है। तुम्हारी हाफ डे लीव अप्रूव हो चुकी है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांची की आंखें फैल गईं। लीव अप्रूव भी हो गई बिना अर्जी दिए? फिर उसे याद आया कि वो किसके साथ बैठी है। आर्यमन राठौड़। उसके लिए नियम मायने नहीं रखते, वो नियम बनाता है। इस कॉलेज में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सांची ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से जी कहकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता के लड्डू फूट रहे थे। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या फिर से कोई सरप्राइज है या कोई जरूरी काम? आर्यमन ने कहा, 2 बजे गेट पर तैयार रहना, मैं खुद आऊंगा। सांची ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। कॉलेज का गेट आया, सांची कार से उतरी और अंदर गई। माही हमेशा की तरह गेट के पास उसका इंतजार कर रही थी। साचू, आ गई मेरी स्टार! माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांची ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से मास्क निकाला और पहन लिया। गुड मॉर्निंग माही। दोनों क्लास की तरफ बढ़ीं। आर्यमन की कार वहां से निकलकर सीधे उसके ऑफिस की तरफ मुड़ गई। आज उसे जल्दी निकलना था, इसलिए उसने सुबह ही सारी जरूरी मीटिंग्स शेड्यूल कर ली थीं। आर्यमन अपने केबिन में पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रहा था, तभी बिना नॉक किए दरवाजा खुला। मेनका अंदर आई। आज वो और भी ज्यादा सजी धजी थी। उसने टाइट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था। उसकी चाल में वही पुराना नखरा था। हेलो आर्या, कैसे हो डार्लिंग? आर्यमन ने लैपटॉप से नजरें नहीं हटाई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं। बोलो मेनका, क्या काम है? उसकी आवाज में स्पष्ट रूखापन था। मेनका ने उसकी डेस्क पर झुकते हुए कहा, उफ, तुम हमेशा काम की ही बात क्यों करते हो? क्या मैं तुमसे सिर्फ काम के लिए ही मिल सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। फिर उसने अपनी आवाज में एक मादक नशा घोलते हुए कहा, वैसे आज रात की पार्टी में तुम आ रहे हो ना? पापा ने कहा था कि तुम जरूर आओगे। आर्यमन ने अब काम रोका और उसे ठंडी नजरों से देखा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बिजनेस डील फाइनल करनी है। मेनका खुशी से उछल पड़ी। ग्रेट, तो आज रात मजा आने वाला है, तैयार रहना। वो एक फ्लाइंग किस देकर वहां से चली गई। आर्यमन ने गहरी सांस ली। उसे पार्टियों से नफरत थी, लेकिन काम के लिए जाना जरूरी था। और आज उसके दिमाग में सांची के साथ वाला प्लान भी चल रहा था। इधर क्लासरूम में सांची और माही अपनी डेस्क पर बैठी थी। प्रोफेसर अभी तक आई नहीं थे। सांची ने इधर उधर देखा, फिर माही के कान के पास झुककर धीरे से बोली, माही, मैं आज दोपहर को घर जल्दी जाने वाली हूँ। माही चौंक गई। क्या? क्यों? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ? सांची ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो। सांची सोच में पड़ गई। क्या उसे माही को सच बताना चाहिए? क्या माही गलत तो नहीं समझेगी? लेकिन माही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उससे झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। सांची ने सच उगल दिया। वो आर्यमन, मतलब सर, वो मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा लंच के बाद तैयार रहना। माही का मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी आंखें चमक उठी। क्या? मिस्टर राठौड़ तुम्हें बाहर ले जा रहे हैं, वो भी लंच के बाद? सांची, ये तो पक्का डेट है। सांची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे नहीं माही, डेट वेट कुछ नहीं है। उन्होंने बस कहा कहीं जाना है, मुझे भी नहीं पता कहाँ। माही ने उसे कोहनी मारी। अरे बुद्धू, सरप्राइज डेट होगी। तुम कितनी लकी हो यार, मिस्टर खड़ूस राठौड़ भी रोमांस कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर माही को अचानक याद आया, लेकिन सांची, तुमने लीव की एप्लीकेशन दी, वरना पीटी टीचर तो तुम्हारी जान ले लेगा। सांची ने मुस्कुराते हुए उसे रोका। नहीं, वो आर्यमन ने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है, लीव मिल गई है। माही ने माथे पर हाथ मारा और हंसने लगे। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई थी, ये कॉलेज भी तो उन्हीं का है। मिस्टर राठौड़ का एक इशारा और पूरे कॉलेज को छुट्टी मिल जाए। तुम तो सच में क्वीन हो सांची। सांची भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब खुशियां दस्तक दे रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज शाम की वो आउटिंग और रात की वो पार्टी उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाली है। दोपहर के लंच का समय हो गया था। सांची और माही कैंटीन में गईं, लेकिन सांची का ध्यान खाने में नहीं था। उसका दिल धड़क रहा था कि आज क्या होने वाला है। लंच खत्म हुआ और सांची अपनी किताबें समेटने लगी। माही उसे गेट तक छोड़ने आई। जा मेरी सिंड्रेला, अपनी कहानी जी ले,
बेस्ट ऑफ लक, माही ने उसे गले लगाकर विदा किया। साची गेट के बाहर काली कार की तरफ बढ़ी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और साची अंदर बैठी। आर्यमन पहले से ही कार में मौजूद था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, शायद एक छिपी हुई उत्सुकता। उसने साची की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तैयार हो? साची ने सिर हिलाया। जी। आर्यमन ने ड्राइवर को इशारा किया। कार चल पड़ी। कुछ देर बाद कार शहर के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव सैलून के सामने रुकी। यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता था, लेकिन आज पूरा सैलून खाली करवा दिया गया था, सिर्फ आर्यमन राठौड़ और उनके मेहमान के लिए। स्टाफ लाइन में खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। 2 प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स जो अपनी नज़ाकत के लिए मशहूर थीं, आगे आईं। वेलकम सर, वेलकम मैम। आर्यमन ने साची की ओर इशारा किया। इनके साथ जाओ और याद रखना, मुझे परफेक्शन चाहिए। आर्टिस्ट्स ने सिर झुकाया और साची को ले गईं। आर्यमन भी मेंस ग्रूमिंग सेक्शन की तरफ बढ़ गया। साची को एक आलीशान प्राइवेट रूम में ले जाया गया। उसने पहले फ्रेश होकर एक सफ़ेद रोब पहना। वो आईने में खुद को देख रही थी और सोच रही थी, आखिर आर्यमन मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सब तैयारी किस लिए? तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैम, क्या हम आ सकते हैं? साची ने हामी भरी। दरवाज़ा खुला और वे दोनों आर्टिस्ट्स अंदर आई। उनके हाथ में एक बड़ा सा गाउन बैग था। उन्होंने उसे खोला और साची के सामने वो ड्रेस रखी। साची की सांसें थम गई। वो एक बेहद खूबसूरत मिडनाइट ब्लू यानी गहरा नीला वन पीस गाउन था। ड्रेस का फैब्रिक मखमल जैसा मुलायम और साटन जैसा चमकदार था। उसका डिज़ाइन न तो बहुत रिवीलिंग था, न ही बहुत रूढ़िवादी, बल्कि एकदम परफेक्ट और क्लासी था। गले का कट दिल के आकार यानी स्वीट हार्ट नेकलाइन का था, जो साची की लंबी गर्दन और कॉलरबोन को खूबसूरती से उभारने वाला था। ड्रेस की कमर पर बारीक हीरों का काम था, जो रोशनी में तारों की तरह टिमटिमा रहा था। नीचे का घेरा फर्श को छूता हुआ था, जैसे किसी रानी का लिबास हो। साची ने कांपते हाथों से ड्रेस को छुआ। ये मेरे लिए है? आर्टिस्ट्स मुस्कुराई। जी मैम, सर ने खुद इसे चुना है। साची ने ड्रेस पहनी। जैसे ही जिप बंद हुई, ड्रेस साची के शरीर पर ऐसे फिट हो गई जैसे वो सिर्फ उसी के लिए बनी हो। उसके गोरे रंग पर वो गहरा नीला रंग खिल उठा। साची ने खुद को आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। क्या ये सच में मैं हूं? वो बुदबुदाई। आर्टिस्ट्स ने उसे कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने साची से कुछ नहीं पूछा कि क्या करना है। उन्हें आर्यमन के स्पष्ट निर्देश मिल चुके थे। उन्होंने साची के घने काले बालों को एक सॉफ्ट कर्ल स्टाइल में सेट किया और कुछ लटें उसके चेहरे के दोनों तरफ छोड़ दी। मेकअप बहुत ही हल्का और नेचुरल रखा गया। सिर्फ आंखों को काजल से गहरा किया गया और होठों पर एक न्यूड पिंक शेड लगाया गया। जब वो तैयार हुई तो साची किसी साधारण कॉलेज स्टूडेंट नहीं, बल्कि किसी शाही घराने की राजकुमारी लग रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ सकता हूँ? ये आर्यमन की आवाज़ थी। आर्टिस्ट्स ने जल्दी से जगह बनाई। आर्यमन अंदर दाखिल हुआ। उसने एक प्रीमियम नेवी ब्लू 3-पीस सूट पहना था, जो उसकी ड्रेस से मैच कर रहा था। उसके बाल सेट थे और उसकी पर्सनैलिटी पूरे कमरे में हावी हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सांची पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। वो उसे बस देखता ही रह गया। उसकी सख्त और पथरीली आंखों में एक अजीब सी नरमी और प्रशंसा उतर आई। सांची इतनी हसीन लग रही थी कि आर्यमन को लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देख लिया हो। उसके होठों पर वो दुर्लभ मुस्कान आ गई जो सिर्फ सांची के लिए थी। सांची घबराहट में खड़ी हो गई, अपनी ड्रेस को सही करते हुए। आर्यमन धीरे धीरे उसके पास आया। परफेक्ट, उसने गहरी आवाज में कहा। बिल्कुल परफेक्ट। सांची ने नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यमन ने उसे गौर से देखा और फिर कहा, लेकिन अभी भी एक कमी है। सांची ने हैरानी से देखा। कमी? आर्यमन ने अपनी जेब से एक छोटा मखमली बॉक्स निकाला। उसने उसे खोला। अंदर एक बेहद कीमती डायमंड नेकलेस चमक रहा था। वो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता पीस था। सफ़ेद सोने में जड़े हुए हीरे जो किसी नक्षत्र की तरह लग रहे थे। आर्यमन ने नेकलेस निकाला और सांची के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सांची की धड़कनें तेज हो गईं। उसे आर्यमन की उंगलियों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। आर्यमन ने बहुत नज़ाकत से वो नेकलेस सांची के गले में पहना दिया और क्लिप बंद कर दी। सांची ने आईने में देखा। वो नेकलेस उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। उसकी आंखें भर आईं।
आज उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। उसने आंसुओं को गिरने से रोका। वो आर्यमन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आर्यमन उसके कान के पास झुका और आईने में उसे देखते हुए बोला, अब तुम पूरी हो, चलो, दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। साची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आज वो साची नहीं थी, आज वो आर्यमन की साची थी। सैलून के शाही कमरे में साची तैयार थी। मेकअप आर्टिस्ट्स ने आखिरी टच दिया और एक तरफ रखे हुए सिल्वर हाई हील्स साची को पहना दिए। ये हील्स न सिर्फ उसके गाउन के साथ पूरी तरह मैच कर रहे थे, बल्कि साची की हाइट और चाल को एक नया आत्मविश्वास दे रहे थे। आर्यमन ने अपना हाथ सांची की तरफ बढ़ाया। उसकी हथेली खुली थी, जैसे कोई न्योता दे रही हो, सिर्फ बाहर जाने का नहीं, बल्कि उसकी दुनिया में कदम रखने का। तो चले? उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा। सांची ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। आज उसे कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपनी नरम हथेली आर्यमन के मजबूत हाथ में रख दी। आर्यमन ने उसे थाम लिया। ये पकड़ सिर्फ सहारे की नहीं थी, बल्कि एक वादे की थी। दोनों लिफ्ट से नीचे आए। बाहर शाम ढल चुकी थी। पोर्च में उनकी लग्जरी कार इंतजार कर रही थी, जिसका काला रंग रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। आर्यमन ने खुद आगे बढ़कर सांची के लिए कार का दरवाज़ा खोला। सांची ने अपनी ड्रेस संभाली और नज़ाकत से अंदर बैठ गई। आर्यमन भी दूसरी तरफ से बैठ गया। कार चल पड़ी। शहर की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सांची के मन में अब भी सवालों का तूफान था। वो बार बार अपनी उंगलियों से नेकलेस को छू रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यमन ने सामने देखते हुए ही जवाब दिया, सब्र रखो, पहुंचकर पता चल जाएगा। फिर उसने सांची की घबराहट को महसूस किया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और सांची के ठंडे हाथ को अपनी गर्म हथेली में ले लिया। उसने हल्का दबाव दिया, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। घबराओ मत, सब ठीक होगा, तुम मेरे साथ हो। कार एक आलीशान 5 स्टार होटल के भव्य प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी। आज वहां शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी थी। रेड कार्पेट बिछा हुआ था और मीडिया का हुजूम जमा था। फ्लैशलाइट्स की चमक रात को दिन बना रही थी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले आर्यमन राठौड़ बाहर निकला। उसके बाहर आते ही कैमरों का शोर बढ़ गया। क्लिक क्लिक क्लिक। सबको लगा कि हमेशा की तरह शहर का सबसे एलिजिबल और रहस्यमयी बैचलर अकेला आया होगा। लेकिन तभी आर्यमन कार के दूसरी तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला। सांची ने अपना एक पैर बाहर रखा। उसकी हील जमीन पर पड़ी। आर्यमन ने अपना हाथ आगे किया ताकि सांची को उतरने में सहारा मिल सके। सांची ने उसका हाथ थाम लिया और कार से बाहर निकली। जैसे ही सांची रोशनी में आई, पूरा माहौल थम गया। पत्रकार, कैमरामैन, मेहमान, सबके मुंह खुले रह गए। आर्यमन राठौड़ के साथ एक लड़की, और वो भी इतनी बला की खूबसूरत। सांची के गहरे नीले गाउन और हीरो के हार ने सबकी नजरें खींची थी। वो किसी आसमान से उतरी परी लग रही थी। कैमरों का रुख अब आर्यमन से हटकर उस जोड़ी पर हो गया। फ्लैशलाइट्स की बौछार होने लगी। हु इज शी? इज शी आर्यमन्स फियांसे? सवालों की गूंज सांची के कानों में पड़ने लगी। उसे फिर से घबराहट होने लगी। उसे वो दिन याद आ गया जब कॉलेज के बाहर भीड़ ने उसे घेर लिया था। उसका हाथ कांपने लगा। आर्यमन ने ये महसूस कर लिया। उसने सांची का हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने अपनी बाह सांची की कमर के पीछे रख दी, उसे सहारा देते हुए। उसने झुककर सांची के कान में कहा, सामने देखो, नजरें मत झुकाओ। तुम आर्यमन राठौड़ के साथ हो और मेरी दुनिया में सिर उठाकर चला जाता है। सांची ने गहरी सांस ली। आर्यमन के स्पर्श ने उसे ताकत दी। उसने अपना सिर उठाया और कैमरों का सामना किया। दोनों होटल के ग्रैंड बॉलरूम में दाखिल हुए। अंदर शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, राजनेता और सोशलाइट्स मौजूद थे। हर कोई अपनी दौलत और रुतबे का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही आर्यमन और सांची ने कदम रखा, सबकी बातचीत बंद हो गई। सबकी नजरें उन पर थीं। एक से बढ़कर एक अमीर लोग वहां थे, लेकिन आर्यमन का रुतबा सबसे अलग था। और आज उसके साथ जो लड़की थी, वो उस रुतबे में 4 चांद लगा रही थी। लोग फुसफुसाने लगे। जलन, हैरानी और प्रशंसा की मिलीजुली लहर दौड़ गई। सांची ने आर्यमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो वो इस भीड़ में खो जाएगी।
आर्यमन ने उसकी पकड़ पर अपनी उंगलियां कस ली और उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि साची अब आर्यमन की दुनिया का हिस्सा है। होटल का ग्रैंड बॉलरूम अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। झूमर की रोशनी, शैंपेन के गिलास टकराने की आवाज़ और मध्यम संगीत के बीच आर्यमन राठौड़ और साची महफिल की जान बन चुके थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आर्यमन का स्वागत करने आ रहे थे। वेलकम मिस्टर राठौड़, क्या खुशी की बात है कि आप आए। सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। साची ये सब देख रही थी। उसे अब पूरी तरह से एहसास हो रहा था कि जिस आदमी का हाथ उसने थाम रखा है वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक बादशाह है जिसका सिक्का इस शहर में चलता है। तभी भीड़ को चीरते हुए मेनका तेजी से उनकी तरफ आई। हेलो आर्या, उसने अपनी सबसे मोहक मुस्कान बिखेरी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आर्यमन के बगल में खड़ी साची पर पड़ी, उसकी मुस्कान हवा हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वही साची जिसे उसने गंवार और बेचारी समझा था, आज किसी रानी की तरह सजी हुई थी। वो नीला गाउन, वो हीरों का हार, मेनका की जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई। मेनका ने कड़वाहट भरी आवाज में पूछा, आर्यमन, तुम इसे साथ लाए हो इस पार्टी में? आर्यमन ने ठंडी नजरों से उसे देखा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मेनका की हिम्मत जवाब दे गई। उसने साची को एक आखिरी जहरीली नजर से देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। साची का दिल जोर से धड़का। उसे पिछली पार्टी का वो वाकया याद आ गया जब मेनका ने उसे नीचा दिखाया था। उसका हाथ कांपने लगा। आर्यमन ने उसका हाथ दबाया और आंखों से इशारा किया, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मेनका सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। हॉल के दूसरे कोने में खड़े मिस्टर खन्ना, साची के सौतेले पिता, उनकी पत्नी और तन्वी ने आर्यमन को देख लिया। वे तो बस मौके की तलाश में थे कि कब आर्यमन से मिले और अपनी बेटी तन्वी को सेट करे। वे दौड़ते हुए आर्यमन के पास आए। मिस्टर राठौड़, मिस्टर राठौड़, मिस्टर खन्ना ने हांफते हुए कहा, हम कब से आपको ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ इशारा किया। ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी तन्वी। तन्वी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आर्यमन ने सिर्फ एक बेरुखी भरा सिर हिलाया। उसे इन चापलूसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन साची की दुनिया थम गई। उसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसका बचपन नर्क बना दिया था। वही अंकल जिन्होंने उसे मारा था, वही आंटी जिन्होंने उसे नौकरानी बनाया था, और वही तन्वी जो उसे हर दिन जलील करती थी। साची का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने आर्यमन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून आर्यमन की कलाई में गड़ गए। तभी तन्वी की नज़र आर्यमन से हटकर साची पर गई। तन्वी की आंखें फटी रह गई। ये साची है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आंटी ने भी उसे घूरा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस साची को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, वो आज आर्यमन राठौर के साथ हीरो से लदी हुई खड़ी थी। आर्यमन ने साची की घबराहट महसूस की। उसने देखा कि साची कांप रही है और उसका चेहरा पसीने से भीग रहा है। उसे समझ नहीं आया कि साची इन लोगों को देखकर इतना क्यों डर रही है, क्योंकि वो साची के अतीत से अनजान था। उसने खन्ना परिवार को नज़रअंदाज किया और साची को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। एक्सक्यूज़ मी, उसने रूखेपन से कहा और साची को लेकर वहां से एक शांत कोने की तरफ चला गया। एक पिलर के पीछे, भीड़ से दूर, आर्यमन ने साची को खड़ा किया। साची, मेरी तरफ देखो। साची की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में वो पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। आर्यमन ने उसके दोनों कंधों को थाम लिया। साची, मैं हूं यहाँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्या हुआ? साची ने आर्यमन की आंखों में देखा। उसे याद आया कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है। अब वो अनाथ साची नहीं, आर्यमन की साची है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो गई थी, मैं ठीक हूँ। आर्यमन को तसल्ली नहीं हुई, लेकिन उसने जिद नहीं की। उसे राहत मिली कि साची अब शांत हो रही है। साची ने अभी अभी अपनी सांसों को काबू किया ही था कि एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये कोई अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन नहीं था। ये एक नौजवान था, आर्यमन की ही उम्र का, लंबा, बेहद हैंडसम, और उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा लापरवाह आत्मविश्वास था।
उसने एक काले रंग का टक्सीडो पहना था जो उसकी सांवली रंगत पर जच रहा था। वो सीधा आर्यमन के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मिस्टर आर्यमन राठौड़, सुना तो बहुत था आपके बारे में, आज मिल भी लिया। उसकी आवाज में एक मीठी सी चुनौती थी। आर्यमन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और औपचारिक तौर पर हाथ मिलाया। हेलो, माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस अजनबी ने एक तिरछी मुस्कान दी। मेरा नाम समीर खुराना है। बिजनेस में नया हूँ लेकिन पुराना खिलाड़ी हूँ। फिर बिना पलक झपकाए समीर की नज़रें आर्यमन से हटकर साची पर टिक गईं। उसकी मुस्कान एकदम बदल गई। उसमें अब बिजनेस नहीं बल्कि एक पुराना अधिकार और एक गहरी पहचान झलक रही थी। वो साची की तरफ एक कदम बढ़ा और हेलो साची। उसने साची का नाम ऐसे लिया जैसे वो उसे बरसों से जानता हो, जैसे उस नाम पर उसका कोई हक हो। कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखी हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी मिलेंगे। साची का चेहरा जो पहले से पीला था अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें समीर पर जम गईं, उसके होंठ कांपे और एक दबी हुई अविश्वास से भरी आवाज़ निकली, मिस्टर खुराना, आप? आर्यमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झटके से साची की तरफ देखा। साची की आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वहां एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो आर्यमन के लिए पूरी तरह अनजान थी। आर्यमन का दिल एक अजीब सी डर और जलन से भर गया। ये लड़का कौन है? ये साची को कैसे जानता है? और जिस तरह से ये साची को देख रहा है, ये नजरें सिर्फ जान पहचान की नहीं है। क्या क्या इनके बीच कोई पुराना रिश्ता था? कोई ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मैं नहीं जानता? समीर खुराना की आंखों में एक खामोश कहानी थी और साची की चुप्पी ने उस कहानी को और गहरा कर दिया था। आर्यमन खड़ा था, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, लेकिन इस पल उसे लगा जैसे साची का अतीत उसके हाथों से फिसल रहा है। समीर ने साची की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या एक डांस मिल सकता है पुराने दिनों की खातिर? साची और आर्यमन दोनों पत्थर की मूरत बन गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें सिर्फ तूफान की आहट सुनाई दे रही थी।